नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपन ने ये जो चैनल है अपना नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का नाम आपने देख लिया होगा, AK अकेडमी के नाम से जो है वो हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है। ओके, AK अकेडमी के नाम से अपना चैनल हमने स्टार्ट किया है। तो कृपया करके मैं अपना नॉलेज जो है जितना हो सकता है वो अपना नॉलेज आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। अगर किसी भी प्रकार की इसके अंदर त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए कृपया करके वो क्षमा प्रार्थी मैं खुद ही होऊंगा। तो कृपया करके हमारे इस चैनल को एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आज की क्लास के बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास किस प्रकार से लगी और कैसे लगी। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे अगर आप लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके इसके चैनल के जो नंबरिंग है, जैसा कि आपको पता ही होगा, सब्सक्राइबर जो है वो जल्दी से जल्दी बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि हम लाइव जो है वो आपके साथ में रूबरू हो सकें। तो इसके लिए मैं आज शुरू करता हूँ भारत के भूगोल के बारे में। तो आज हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की यदि हम बात करते हैं तो बात ये आती है कि सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द जो है, ये हिंदुस्तान शब्द आया कहाँ से। तो हिंदुस्तान शब्द जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान शब्द जो आया है वो किस प्रकार से आया है। हिंदुस्तान शब्द जो आया है वो सिंधु नदी के द्वारा आया है। किसके द्वारा आया है? सिंधु नदी के द्वारा आया है। क्या हुआ था कि फारसवासी, यानी कि जो फारसवासी लोग थे, फारसवासी जो लोग थे वो इस सिंधु के अंदर जो सै लग रहा है, इस सै का जो उच्चारण है वो किस रूप में किया करते थे? वो है के रूप में किया करते थे। किस रूप में किया करते थे? है के रूप में किया करते थे। तो इस है को क्या नाम दे दिया उन्होंने? हिंदू के नाम से उन्होंने जाना जाने लगा। हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जो सिंधु नदी थी इसके अंदर फारसवासी जो है वो इस सिंधु का जो सै हुआ था उस सै का है के रूप में उच्चारण करते थे। तो इसलिए इसका नाम जो है वो हिंदू के नाम से इसको जाने लगा। और सिंधु नदी के पूर्व के अंदर की जो भूमि थी, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व की जो भूमि थी उस पूर्व की भूमि को क्या नाम दे दिया गया? हिंदुस्तान नाम दे दिया गया। तो हिंदुस्तान नाम दे दिया गया। ये आपका हिंदुस्तान नाम निकल के यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद में एक नाम और आता है, उसे बोला जाता है इंडिया। क्या बोला जाता है? इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है। इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया की यदि हम बात करते हैं, जो यूरोपवासी थे, कौन से थे? जो यूरोपवासी थे और रोमनवासी जो थे, इन रोमनवासी लोगों ने क्या किया था? लोगों ने जो सिंधु नदी का नाम था, किसका नाम था? जो सिंधु नाम था, इस सिंधु नाम को किस नाम से उन्होंने दिया था? तो सिंधु नदी का जो नाम था, इस सिंधु नदी को का नाम जो है वो उन्होंने किस नाम से दिया था? सिंधु नदी को उन्होंने कहा था भैया इंडस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इंडस नाम दिया था। तो और इसके पूर्व की भूमि को, इस इंडस के पूर्व की जो भूमि थी, इस पूर्व की भूमि को उन्होंने किस नाम से जाना जाता है? इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस पूर्व की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो दो शब्द निकल के आते हैं हमारे पास, एक सिंधु शब्द आता है, एक इंडस आता है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द किस प्रकार से बना सबको पता लग ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने निकल के नाम आता है इंडस हो गया। उसके बाद में आता है भारत। भारत नाम किस प्रकार से जो है वो भारत का भारत नाम पड़ा था? तो भारत का भारत नाम किस प्रकार से पड़ा था? भारत का भारत नाम किस प्रकार से पड़ा था? तो भारत का जो भारत नाम पड़ा था, कहते हैं कि यहाँ पे राजा दुष्यंत हुआ था। राजा कौन था? राजा दुष्यंत था। और राजा दुष्यंत का पुत्र था, राजा दुष्यंत का पुत्र था भरत। और इस भरत के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जनजाति निवास करती थी। क्या निवास करती थी? जनजाति निवास करती थी। और जनजाति निवास करने के कारण भरत नाम की यहाँ पे एक जनजाति जो है वो यहाँ पे निवास किया करती थी। तो भरत नाम की जनजाति यहाँ पे निवास करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? भारत पड़ गया था। तो ये दो नाम है, ये भारत से रिलेटेड है। बाकी हिंदू शब्द और हिंदुस्तान और इंडिया शब्द जो है वो हमने इनको बता दिया है।
उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आर्यवर्त से संबंधित। क्या होता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहते थे, आर्य लोग जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास किया करते थे। तो आर्य लोगों के निवास स्थान के कारण क्या होता था कि आर्य लोगों के निवास स्थान के कारण, आर्य लोगों के निवास स्थान के कारण क्या होता था कि जो आर्य लोग थे वो क्या थे, सुसभ्य लोग थे। आर्य क्या थे, सुसभ्य लोग थे। इसके अलावा जो सुशिक्षित लोग थे, ठीक है ना, सुशिक्षित लोग थे। और आर्य के सुशिक्षित और सुसभ्य होने के कारण ही भारत को किस नाम से जाना गया था, तो भारत को जगत गुरु के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था, जगत गुरु के नाम से जाना गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसको जगत गुरु के नाम से जाना गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारत को, तो भारत को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जो है वो भारत को जाना जाता है। सोने की चिड़िया के नाम से भी भारत को जाना जाता है। तो आर्य लोगों के निवास के कारण ये जो है वो जगत गुरु सप्त सिंधु और सोने की चिड़िया के नाम से जो भारत को है वो जाना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो भारत का भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, भारत के भौगोलिक विस्तार की। भारत के भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं, किस प्रकार के भारत है आपका, ठीक है, बना रहा हूं मैं जैसा तैसा करके। भारत के भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान समय के अंदर भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं तो कुल जो है वो 28 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं। और 28 राज्यों के अलावा यदि हम बात करते हैं तो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे वर्तमान के अंदर आता है। 9 कितने हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वर्तमान समय के अंदर। 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं यहाँ पे। 9 केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, तो 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 के बाद में भारत के अंदर जो है वो मिल चुके हैं। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार की, भारत के भौगोलिक विस्तार की, तो भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, उपमहाद्वीप की जो संज्ञा है, भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर क्रेसी हुआ करते थे। इन डॉक्टर क्रेसी ने ही भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा जो है वो दी है। और भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि भारत के अंदर, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बाद में बात करते हैं तो नेपाल आता है। नेपाल के बाद में बात करते हैं तो भूटान आता है। भूटान के बाद में बात करते हैं तो आपका बांग्लादेश आता है। और बांग्लादेश के बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या आता है, भारत आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल कितने देश हैं, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल 5 देश है। उपमहाद्वीप किसने दिया था, तो डॉक्टर क्रेसी ने ये जो शब्द है ये दिया था। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत की स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है वो आपका भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपका भारत स्थित है। और यदि हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग, यदि हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग, तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर जो भारत है ये किस दिशा के अंदर आता है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित आता है, पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो अगर इन दोनों की स्थितियों को जोड़ दिया जाता है, किसकी अक्षांशीय स्थिति को यदि हम जोड़ दें और दूसरे नंबर पे देशांतरीय स्थिति को भी यदि हम जोड़ दें, देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों स्थितियों के आधार पर यदि हम बात के स्थिति की बात करते हैं तो भारत जो है वो आपके किस में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत आता है। कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर
भारत आता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत की आकृति की यदि हम बात करते हैं, भारत के आकृति की बात करते हैं, जो चतुष्कोणीय पतंगाकार जो है वो चतुष्कोणीय पतंगाकार जो है ये भारत की क्या है आकृति है। पतंगाकार जो है ये भारत की क्या है चतुष्कोणीय पतंगाकार जो है ये भारत की आपके क्या है आकृति है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु की, भारत के दक्षिणतम बिंदु की, भारत के पूर्वी बिंदु की, पश्चिमी और भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की, ये जो भारत के अंदर उत्तर के अंदर जो बिंदु है इसको बोला जाता है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इसको इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है और ये आपका कहाँ पे है POK के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत ये जम्मू कश्मीर में है। यदि हम बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है कन्याकुमारी। कहाँ पे आता है कन्याकुमारी आता है, और कन्याकुमारी कहाँ पे है तो कन्याकुमारी आपका है तमिलनाडु के अंदर आता है। यदि हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु जो आता है वो आपके सर क्रीक आता है, और सर क्रीक कहाँ पे है तो सर क्रीक आपके गुजरात के अंतर्गत आता है। और यदि हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की भारत के, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु आता है वो आता है वालांगू। कहाँ पे आता है वालांगू आता है, और वालांगू जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कन्याकुमारी में आता है दक्षिणतम बिंदु। लेकिन एक सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपका एक द्वीप आता है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक आपका क्या आता है एक पॉइंट आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसको जाना जाता है। इस इंदिरा पॉइंट को ही किस नाम से जाना जाता है पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसको लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन, लाहिचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ ले मतलब दूर ये जो समुद्री सीमा के अंदर रहता है, यानी कि 12 मील जहाँ तक भारत की समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा के अंदर जो है ये आपका पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है जिसको पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें पश्चिमी बिंदु की तो सरकरी गुजरात में आता है, और पूर्वी बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आता है। मतलब पूरा का पूरा जो है ये आपका वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका पूर्वी बिंदु आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कुल कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो भारत का उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद में यदि हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है। यदि हम बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये आपका पूर्वी देशांतर इसका क्या है विस्तार है। कौन कौन से यदि हम बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से यदि हम बात करते हैं तो 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये भारत का क्या है पूर्वी देशांतर का विस्तार है। पूर्वी देशांतर का क्या है विस्तार है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है कि उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई यदि हम बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई होती है। उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई कितनी आती है 3214 किलोमीटर आती है। और पूर्व से पश्चिम के मध्य की लंबाई अगर हमें किलोमीटर जो है ये पूर्व से पश्चिम के मध्य की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई 3214 किलोमीटर आपके आती है।
उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो 3214 और 2933 के मध्य कुल यदि हम बात करते हैं तो 281 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 281 किलोमीटर का अंतर है। और 281 किलोमीटर का अंतर आया क्यों है? इस अंतर का प्रमुख कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस अंतर का जो प्रमुख कारण है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों के अंतर के कारण ही इस उत्तरी मतलब जो उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई और पूर्व से पश्चिम के मध्य की लंबाई में अंतर पाया गया है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है इसमें नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा की यदि हम बात करते हैं या भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये जो 23.5 डिग्री रेखा है ये 23.5 डिग्री रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरी इसको नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 23.5 डिग्री के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये जो 23.5 डिग्री रेखा है ये लगभग यदि हम बात करते हैं मान के चले तो ये भारत के मध्य भाग से गुजरती है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और भारत के मध्य भाग से गुजरने के कारण ये जो रेखा है ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक भाग जो उत्तरी भारत है जिसको हम बोल सकते हैं शीतोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। कौन से प्रकार की? शीतोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो दक्षिणतम भाग है यहाँ पे उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण प्रकार की जलवायु जो है वो यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखिए शीतोष्ण प्रकार की जलवायु उत्तरी गोलार्ध में हो गई और जो आपके दक्षिणी तो ये बिंदु है इसके अंदर उष्ण प्रकार की जलवायु हो गई। यदि हम दोनों को ज्वाइंट कर दें यानी कि शीतोष्ण और उष्ण, तो शीतोष्ण और उष्ण को अगर हम मिला दें तो किस प्रकार की जलवायु बनती है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे बनती है। उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे बनती है। तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे बनती है यानी कि टोटल यदि हम बात करते हैं तो भारत के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूरे भारत के अंदर उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु उत्तरी भारत में हो गई। उष्ण प्रकार की जलवायु जो है वो आपकी कहाँ पे हो गई? तो दक्षिणी भारत के अंदर हो जाती है। उसके बाद में ये जो भूमध्य रेखा है 23.5 डिग्री ये कहाँ से गुजरती है? यदि हम बात करते हैं तो ये गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद में यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में यदि हम बात करते हैं तो झारखंड आता है। झारखंड के बाद में बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल के बाद में बात करते हैं तो त्रिपुरा आता है। और त्रिपुरा के बाद में यदि हम बात करते हैं तो मिजोरम आता है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है वो भारत के 8 राज्य हैं जिनके मध्य से जो है वो 23.5 डिग्री रेखा जो है वो गुजरती है। 23.5 डिग्री रेखा जो है वो गुजरती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो भारत के कुल कितने यदि हम बात करते हैं तो राजधानियों से भी होकर के ये गुजरती है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है। रांची जो है वो आपके झारखंड की राजधानी है। रांची किसकी है? झारखंड की राजधानी है, यहाँ से भी जो है वो आपके गुजरती है। रांची झारखंड की राजधानी है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो अगरतला जो है वो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, यहाँ से गुजरती है। और आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है, यहाँ से भी जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल जो है इनके मध्य से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया। ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं एक रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भारत जो है डॉक्टर क्रेसी के अनुसार भारत जो है वो किस प्रकार का है? तो उपमहाद्वीप है, क्योंकि इसके अंदर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान जो है वो देश आते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो भारत जो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी
और देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत आपका स्थित है। उसके बाद में भारत जो चतुष्कोणीय पतंगाकार भारत की आकृति है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय उत्तरी बिंदु है वो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में है। सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो आपका जो है वो जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, लाइचिन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में है। पूर्वी वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर इसका क्या है विस्तार आता है। उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई आती है 3214 किलोमीटर आती है। और पूर्व से पश्चिम के मध्य की जो लंबाई आती है 2933 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम के मध्य की लंबाई आती है। ठीक है। 23.5 डिग्री रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। शीतोष्ण और उष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। शीतोष्ण उत्तरी भाग के अंदर और दक्षिणतम भाग में उष्ण प्रकार की, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या हमारे द्वारा जो है वो छूट गई हैं चीज़ें। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत की सामान्य जानकारी आज हमने पढ़ी है और कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत की सीमाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।